जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुगलों के पतन की कहानी की। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो कभी सोने चांदी से लदा था, लेकिन देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया। ये कहानी है उस 150 साल लंबे पतन की, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए जरा, 1707 में जो सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में गिनी जाती थी, वो सिर्फ 150 साल के अंदर इतनी बिखर गई कि उसके आखिरी बादशाह को एक कैदी की तरह देश से निकाल दिया गया। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतें खोलते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन में हुआ हादसा नहीं था। इसकी तुलना एक ताश के घर से कर सकते हैं, जो एक बादशाह की मौत के बाद पत्ता दर पत्ता धीरे धीरे ढहता चला गया। और इस पतन की कहानी की शुरुआत होती है सिंहासन के लिए हुए एक खूनी खेल से। और हैरानी की बात यह है कि इस खेल की नींव किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब ने रखी थी। औरंगजेब, जिसने खुद अपने भाइयों का खून बहाकर तख्त हासिल किया था, उसने मरते मरते एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने किसी एक बेटे को अपना वारिस नहीं बनाया, बल्कि कह दिया कि साम्राज्य को आपस में बांट लो। बस यही वो चिंगारी थी जिसने गृहयुद्ध की आग को भड़का दिया। और नतीजा, भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। 1707 की जाजू की लड़ाई में औरंगजेब के बेटे मुअज्जम और आजम शाह अपनी विशाल सेनाओं के साथ आमने सामने आ खड़े हुए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की मजबूत दीवारों पर पहला और सबसे गहरा वार था। और इस एक लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। सिंहासन के इस खेल में 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। साथ ही बादशाह बनने का सपना देख रहा आजम शाह और उसके 3 बेटे भी मारे गए। सोचिए, एक ही दिन में साम्राज्य ने अपनी अगली पीढ़ी और हजारों जांबाज सिपाही खो दिए थे। इस जंग के बाद जो हुआ वो विनाशकारी था। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था, सबसे तजुर्बेकार कमांडर और सैनिक मारे जा चुके थे, और दिल्ली का तख्त इतना कमजोर नजर आने लगा कि दरबार के अमीरों को एक बात समझ आ गई कि अब बादशाह वो नहीं, बल्कि वो लोग बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ किंग मेकर्स का दौर। इसके बाद मुगल सल्तनत ने पतन का एक नया दौर देखा। एक ऐसा दौर जिसमें बादशाह सिर्फ नाम के थे और उनकी डोर स्वार्थी और ताकतवर सरदारों के हाथों में थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल था जहांदार शाह। वो लाल कुंवर नाम की एक डांसर पर ऐसा फिदा हुआ कि उसने सल्तनत की पूरी इज्जत दांव पे लगा दी। सारे शाही अधिकार उसे दे दिए और खुद ऐशो आराम और नशे में डूब गया। अब जब बादशाह का ये हाल हो तो साम्राज्य का क्या होता, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इस दौर में असली ताकत 2 भाइयों के हाथ में थी, सैयद बंधु। वही तय करते थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। उन्होंने एक के बाद एक 4 बादशाहों को अपनी उंगलियों पर नचाया, और जिस भी बादशाह ने सिर उठाने की जरूरत की, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। उनकी अगली कठपुतली था मोहम्मद शाह, जिसे इतिहास रंगीला के नाम से याद करता है। क्यों? क्योंकि उसे राजपाट से ज्यादा नाच गाने और महफिलों का शौक था। और जब बादशाह दिल्ली में रंग रलियों में डूबा हुआ था, तब साम्राज्य के दूर दराज के सूबे एक एक करके हाथ से निकलते जा रहे थे। अब तक जो साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था, उस पर बाहर से ऐसे हमले हुए जिन्होंने मुगलों की बची खुची ताकत और इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला दिया। साल था 1739, जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ये हमला मुगल साम्राज्य के ताबूत में मानो आखिरी कील साबित हुआ। नादिर शाह ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। वो उस जमाने के 100 करोड़ रुपए की दौलत लूट कर ले गया, जिसकी आज की कीमत तो खरबों में होगी। इस एक हमले ने सदियों से जमा की गई मुगल सल्तनत की दौलत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। और इस लूट में सिर्फ पैसा नहीं गया, मुगलों की शान, उनका मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहे नूर भी हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चले गए। ये सिर्फ दौलत का नुकसान नहीं था, ये मुगल सत्ता के प्रतीकों का अंत था। इस भयानक लूट ने मुगल सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। अब बादशाह के पास न तो अपनी फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे थे, और न ही अपने सरदारों को जागीरें देने के लिए। बिना पैसे, बिना सेना और बिना वफादारी के साम्राज्य पूरी तरह से लाचार हो चुका था। और जब दिल्ली का तख्त कमजोर हुआ, तो इस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें मैदान में उतर आईं, कुछ साम्राज्य के भीतर से तो कुछ बाहर से। साम्राज्य को अंदर ही अंदर एक और दीमक खा रही थी, जिसे कहते हैं जागीरदारी संकट।
ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सरदारों को तनख्वाह के बदले जमीन यानी जागीर मिलती थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब सरदार तो बढ़ते गए पर अच्छी जमीनें कम पड़ गई। इसका नतीजा क्या हुआ? भ्रष्टाचार, किसानों पर जुल्म और जगह जगह बगावतें। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1750 आते आते टैक्स का 60% हिस्सा भ्रष्ट अधिकारी ही खा जाते थे। शाही खजाने तक बस 40% ही पहुंचता था। जाहिर है, इस भ्रष्टाचार ने दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से कंगाल बना दिया था। अब जब दिल्ली में बैठा बादशाह इतना कमजोर हो तो मौके का फायदा तो उठाया ही जाएगा। अवध और हैदराबाद जैसे अमीर सूबों के गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया था, हकीकत में तो वो टुकड़े टुकड़े हो चुका था। मुगलों और मराठों की आपसी लड़ाइयों ने हिंदुस्तान में एक पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन पैदा कर दिया, और इस खालीपन को भरने के लिए एक नई विदेशी ताकत आगे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हिंदुस्तान का शहंशाह अब एक विदेशी कंपनी से पेंशन लेने पर मजबूर था। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी मोड़ पर, उस अंतिम बादशाह की कहानी जिसके साथ ही 300 साल से ज्यादा पुराने इस वंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 82 साल के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया। वो बादशाह जिसका हुक्म असल में लाल किले के बाहर भी नहीं चलता था, उसे किस्मत ने एक क्रांति का चेहरा बना दिया। लेकिन यह विद्रोह कुचल दिया गया और जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चला। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही थी कि उस शायर बादशाह को कैद में कलम और कागज तक नसीब नहीं हुए। तो उन्होंने अपनी आखिरी नज़में और गज़लें कोयले से अपनी कोठरी की दीवारों पर लिखीं, और उन्हीं दीवारों के साथ अक्टूबर 1858 में 332 साल पुराने मुगल शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।